और एक तरफ देश बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ देश बचाने वाले लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, मिलकर के उस एकता को मुकम्मल करेंगे। और ये जो लोग आज गद्दी में बैठ करके देश को बेचने की साजिश कर रहे हैं, इस साजिश को नाकाम करेंगे। कोरोना के दौरान लोगों के धंधे कम हो गए, लेकिन दो लोगों का धंधा कम नहीं हुआ। किसका? अंबानी और अदानी। जोर से बोलिए। देश सिर्फ उसी के बाप का थोड़ी है, हमारे भी पापा मम्मी का है। डबल इंजन की सरकार मतलब चार लोगों का व्यापार, दो देश बेच रहा है, दो देश खरीद रहा है। अमित शाह और मोदी देश बेच रहा है, अंबानी और अदानी देश खरीद रहा है। अगर महिलाओं को इस बात का एहसास नहीं है कि सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आप पढ़ नहीं पाती, आप पायलट नहीं बन पाती, आप फौज में नहीं जा पाती, आप साइंटिस्ट नहीं होती। अगर इसका एहसास नहीं है, इसका मतलब हम अपने इतिहास से अनभिज्ञ हैं। किसी भी सूरत में जो हमारे सवाल को गुमराह करना चाहते हैं, उस सवाल को हम गुमराह नहीं होने देंगे। और जो हमारा बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का, उस सवाल को हम राजनीति का प्राइमरी सवाल बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके। मैं आप तमाम आदरणीय नागरिकों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि देश एक गंभीर परिस्थिति में है, देश एक कठिन मोड़ पर खड़ा है। ये हम तमाम लोगों की जिम्मेवारी है कि हमारा पेशा कुछ भी हो, हम खेती करते हों, हम नौकरी करते हों, हम पुलिस में हों, हम सेना में हों, हम बिजनेस करते हों, हम घर चलाते हों, ये हम तमाम लोगों की जिम्मेवारी है कि जो आज़ादी हमको मिली थी वो आज़ादी गिफ्ट नहीं है। नौजवान दोस्त मेरा खड़ा है, 14 तारीख को, 14 फरवरी को जो गुलाब गिफ्ट में मिलता है ना, आई लव यू कहने के बाद, आज़ादी उतना सस्ता गिफ्ट नहीं है। आज़ादी के लिए लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, फांसी पे झूलना पड़ा। और विडंबना देखिए कि जो आज़ादी हमको मिली, उस आज़ादी की रक्षा करना आज हमारे सामने सबसे बड़ा चुनौती बनकर के खड़ा है। और उस आज़ादी की रक्षा के लिए हमको जिनके भी विचारों की जरूरत पड़ेगी, हमको अगर महात्मा के विचारों की जरूरत है तो हम उस पर भी चलेंगे, महात्मा फूले के विचारों पर भी चलेंगे। अगर हमको महात्मा गांधी के विचारों की भी जरूरत पड़ेगी तो हम महात्मा गांधी के विचारों पर भी चलेंगे। ये आज के नौजवानों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरे साथ परिस्थिति ये है कि जब मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करता हूँ, समता की बात करता हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं अंबेडकरी मूवमेंट से आए हो क्या। और जब मैं भगत सिंह की बात करता हूँ, साहस और वीरता की बात करता हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं वामपंथी हो गया। और जब समाज में हिंदू, मुसलमान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, लोगों की एकता की बात करता हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं गांधीयन हो क्या। भाई, मैं भारतीय हूँ और इस देश को जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी की रक्षा करने के लिए हमको जिनके भी विचारों की जरूरत है, उनके विचारों पर चलेंगे। और एक तरफ देश बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ देश बचाने वाले लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, मिलकर के उस एकता को मुकम्मल करेंगे। और ये जो लोग आज गद्दी में बैठ करके देश को बेचने की साजिश कर रहे हैं, इस साजिश को नाकाम करेंगे। और यह बात मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, यह जो देश बेचने की बात है, आप ध्यान से, जो टीवी आपको दिखा रहा है वो नहीं, जो व्हाट्सएप में आपको आ रहा है वो नहीं, आप ध्यान से देखिए कि देश किस तरीके से बेचा जा रहा है। मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं। कोरोना के दौरान समाज में गरीबी बढ़ गई, कोरोना के दौरान लोगों के धंधे कम हो गए, लेकिन दो लोगों का धंधा कम नहीं हुआ। किसका? अंबानी और अदानी। जोर से बोलिए। देश सिर्फ उसी के बाप का थोड़ी है, हमारे भी पापा मम्मी का है। जोर से बोलिए। मैं कहता हूं जोर से कि हर राज्य के चुनाव में जाते हैं और कहते हैं कि इस राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने की जरूरत है। क्या है डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार मतलब चार लोगों का व्यापार, दो देश बेच रहा है, दो देश खरीद रहा है। अमित शाह और मोदी देश बेच रहा है, अंबानी और अदानी देश खरीद रहा है। यह जो सच्चाई है, इस सच्चाई को इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है
उसको सोचना पड़ेगा। उसको ये सोचना पड़ेगा कि देश की जो संपदा बेची जा रही है ना, वो किसी एक धर्म का मसला नहीं है, किसी एक जाति का मसला नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। और हम इसलिए कहते हैं कि आप सोच करके देखिए कि बीमारी आपको और हमको होमोसेपियंस मानती है, वायरस आपको और हमको होमोसेपियंस मानती है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को महिला, पुरुष, ब्राह्मण, दलित, हिंदू, मुसलमान, मराठी, बंगाली मानते हैं। आप सोच करके बताइए कि कोरोना सिर्फ मुसलमान को हुआ कि हिंदुओं को भी हुआ? कोरोना सिर्फ पुरुषों को हुआ कि महिलाओं को भी हुआ? कोरोना सिर्फ अमीरों को हुआ कि गरीबों को भी हुआ? जब बीमारी आपको और हमको इंसान मानती है, तो विचार जो आपको और हमको इंसान मानता है, वो विचार ही उस बीमारी का इलाज है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और समाज के अंदर जो भेदभाव है, उस भेदभाव से, उस महामारी से अगर हम इलाज चाहते हैं तो हमको संविधान का टीका देना पड़ेगा। संविधान की प्रस्तावना देश के हर स्कूल में हर विद्यार्थी को पढ़ाया जाना जरूरी है, क्योंकि उससे वो एक आजाद नागरिक बनेगा। उससे वो किसी जाति का होने के पहले भारत का नागरिक बनेगा। उससे वो किसी लिंग का होने के पहले भारत का नागरिक बनेगा। संविधान की प्रस्तावना में यह बात साफ साफ लिखी हुई है। एक बार बहस हो रही थी, बहस में हमारा एक भाजपाई दोस्त हमको बोला कि तुम इतना बाबा साहब का नाम लेते हो, तुमने बाबा साहब के थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़े हैं? हमने कहा नाम तो आजकल तुम्हारे प्रधानमंत्री भी लेते हैं, 14 अप्रैल को फोटो भी चढ़ाते, माला भी चढ़ाते हैं। तुम बताओ कि तुम और तुम्हारे प्रधानमंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा है तो बताओ। अगर पढ़े होते तो आप इस शहर को घूम करके देख लीजिए, आपको अजीबोगरीब पोस्टर दिखाई देंगे। राम जी एक पोस्टर पे अकेले थे, उनका साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दे रहे थे। देख लीजिएगा घूम करके। मैं आंख खोल करके चलता हूं और मैंने इस शहर में ये पोस्टर देखे हैं। ये कैसे हो रहा है? मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि किसी भी महामानव के विचार को यदि छोड़ दिया जाए तो वो महामानव पत्थर की मूर्ति के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पे नहीं चलते हैं, अगर आप महात्मा फूले के विचारों पे नहीं चलते हैं, अगर महिलाओं को इस बात का एहसास नहीं है कि सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो आप पढ़ नहीं पाती, आप पायलट नहीं बन पाती, आप फौज में नहीं जा पाती, आप साइंटिस्ट नहीं होती। अगर इसका एहसास नहीं है, इसका मतलब हम अपने इतिहास से अनभिज्ञ हैं। और याद रखिएगा, मोदी जी इतिहास में फेल हो गए थे। नहीं, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं। मोदी जी इतिहास में फेल हो गए थे, इसीलिए उनको ना आपके वर्तमान की चिंता है, ना आपके इतिहास की चिंता है। और आप अगर अपने इतिहास को भूल गए और वर्तमान में कार्रवाई नहीं की तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। जैसे हमको गर्व होता है कि इस देश के महामानवों ने हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, उसी तरीके से हमको भी उस अधिकार की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे ऊपर गर्व करे। और अगर इस मिशन को आप करने के लिए तैयार हैं, अगर ये संकल्प आपने लिया है कि किसी भी सूरत में हम देश को वापस नहीं जाने देंगे, किसी भी सूरत में इस देश के भीतर किसी की भी पहचान के आधार पर हम भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने अभी एक चीज देखा बहुत मजेदार। जब मैं इन तीनों तस्वीरों के ऊपर फूल चढ़ा रहा था तो पहले मोमबत्ती जलाया, फिर अगरबत्ती जलाया, तो मेरे मन में एक अचानक से विचार आया कि आप चाहे मोमबत्ती जलाते हो या अगरबत्ती, पेट्रोल पंप पे आप जाइएगा ना तो पेट्रोल का दाम आपका जेब जला रहा है। इस बात को याद रखिएगा। और जो लोग इन छोटी छोटी चीजों में एक
बड़ी लड़ाई को भूल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो इस साजिश को नहीं समझ रहे हैं कि मोमबत्ती और अगरबत्ती में बांट करके जो दो लोग हैं ना, वो देश की ऐसी की तैसी कर रहा है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि 70 साल में हम जहां पहुंचे हैं वहां से हमको आगे जाने की जरूरत है, वहां से हमको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज की इस दौर में महात्मा फूले साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का महत्व और बढ़ जाता है। इसीलिए खास करके मैं अपने नौजवान दोस्तों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये एक वक्त का काम नहीं होना चाहिए कि साल में एक बार सार्वजनिक जयंती समिति ने जयंती मना लिया और बात खत्म। आपको इसको एक मिशन की तरह लेना पड़ेगा। और विचार का उद्देश्य सिर्फ नेता बनना नहीं होता है, विचार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना नहीं होता है, विचार का उद्देश्य एक प्रबुद्ध नागरिक का निर्माण करना होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और जिसका समाज प्रबुद्ध होता है, जिसके नेता प्रबुद्ध होते हैं, उस देश का इतिहास स्वर्णिम होता है। एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। 1947 में इसी नफरत की राजनीति ने, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के चलते सुअर का मांस मस्जिदों में फेंका जाता था, गाय का मांस मंदिरों में फेंका जाता था। अंग्रेजों ने हम भारतीयों को आपस में लड़ाया, हमारे ऊपर 200 साल गुलामी की, और जब देश छोड़ करके जा रहे थे तो हमारे दिल के दो टुकड़े कर दिए। दो देश बना, एक भारत और दूसरा हमारा पड़ोसी देश। उसकी हालत देख लीजिए। हमको गर्व करना चाहिए कि हमारे पास नेहरू थे, हमारे पास नेहरू थे, इसीलिए आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाए। इस बात पे हमको गर्व करना चाहिए। आप देख लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री वहां अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता है, बीच में ही जो है उसको अपना कार्यक्रम छोड़ करके जाना पड़ता है। हमारे देश में जब पहली बार चुनाव हुआ था, पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही थी, पूरी दुनिया हमारे ऊपर कार्टून बना रही थी, और हमने पूरी दुनिया को वापस आंख दिखाया कि भारत जब अपना पहला चुनाव संपन्न किया तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ था। ये हमारा इतिहास है। 70 साल की इस यात्रा में हमने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। इस यात्रा में हम बहुत आगे आए हैं और हमको बहुत आगे जाना है। लेकिन कुछ लोग वापस से इस समाज को, इस देश को मध्य युग में पहुंचाना चाहते हैं। उनसे हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आपको कुर्सी लेनी है ले लीजिए, आपको राज करना है राज कीजिए, लेकिन लोगों के दिलों का बंटवारा मत कीजिए। दोबारा जो है इस देश को बांटने की साजिश मत कीजिए। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। फिर भी अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, जिसकी संभावना 100% है, आप बढ़िया से तैयार हो जाइए, सेंट लगा लीजिए, अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, मक्खी आपके शरीर के ऊपर आकर के नहीं बैठेगी। आप गंदा हैं, नहीं नहाए हैं, मक्खी आपके ऊपर आकर के बैठेगी। कहते हैं कि चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेरी से गया। जिनको समाज को बांटने की आदत है, लोगों को आपस में लड़ाने की, भिड़ाने की, आग लगाने की आदत है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। तो उनको एक बात कह देना चाहते हैं कि अगर आप गोडसे बनने के लिए तैयार हैं तो हम भी अंबेडकर को अपने साथ लेकर के चलने के लिए तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप ब्रिटिशर्स बनने के लिए तैयार हैं तो हम भगत सिंह की तरफ फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। इस बात को आप याद रखिएगा कि किसी भी सूरत में अगर आपने हमारे देश को बांटने की कोशिश की, किसी भी सूरत में अगर आपने नफरत की आग लगाने की कोशिश की, तो पूरे दम से आपका मुकाबला करेंगे। और हम नहीं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान खड़ा होकर के इसका मुकाबला करेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। मैं भंडारा के आप तमाम लोगों से सिर्फ एक आग्रह करता हूं, एक अपील करता हूं, और आपसे ये भरोसा लेकर के जाना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, आप कसम खाइए कि आप अपने शहर को जलने नहीं देंगे। बोलिए, जलने देंगे क्या? कोई नफरत के नाम पे आपके शहर को जला सकता है क्या? कोई धर्म के नाम पे आपको लड़ा सकता है क्या? नौजवान दोस्तों, हाथ उठा करके बोलो कि चाहे जो हो जाए, किसी भी सूरत में
हम समता मूलक विचारों को नहीं छोड़ेंगे और यह नारा पूरी शक्ति से पूरे जोर से लगाएंगे कि जातिवाद की छाती पर बिरसा फुले अंबेडकर, यह नारा हम जोर से लगाएंगे। यह नारा हम जोर से लगाएंगे कि इस देश को आजाद कराने के लिए अगर तमाम लोगों ने कुर्बानी दी थी तो उस आजादी को बचाने के लिए भी हम लोग एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और किसी भी सूरत में जो हमारे सवाल को गुमराह करना चाहते हैं उस सवाल को हम गुमराह नहीं होने देंगे। और जो हमारा बुनियादी सवाल है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का, उस सवाल को हम राजनीति का प्राइमरी सवाल बनाएंगे और राजनीतिक लोकतंत्र को एक दिन हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विश्वास के साथ कि यह लड़ाई निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भंडारा का पुलिस प्रशासन है उन्होंने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है, जो मीडिया के साथी आए हुए हैं, जो आयोजन समिति के लोग हैं, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस आशा और उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि इस लड़ाई में, दिल के इस रिश्ते में हम साथ हैं, एकजुट हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।